नमस्कार। नमस्कार दादी। परमपिता नमस्कार। बाबा की जय। जय। तो आज का जो विषय हम लोग ने लिया, जो सामयिक घटनाएं जो हम लोग के सामने आ रही हैं, तो जो लोग जितना विद्रोह, प्रदर्शन और क्या-क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं आज की नहीं है, बहुत दिनों से चली आ रही हैं। रोज 2-4 घटनाएं होती ही होती हैं। कभी उसको राजनीतिक रूप से किसी और कारणवश बहुत ज़्यादा बल दे दिया जाता है, तो लोगों को लगता है कि ऐसा बहुत घटना बहुत बढ़ रही है या बहुत घट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान्यतः ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या एक सभ्य समाज इस बात की इजाज़त देगा कि इस तरह की घटनाएँ होती रहें? तो सभ्य समाज को देखना पड़ेगा कि इनके पीछे कारण क्या है? ये ऐसा क्या है जिसके कारण हम एक नारी का सम्मान नहीं कर सकते? नारी को नारी के रूप में जो उसका समाज में स्थान है, उस स्थान को हम दरकिनार कर देंगे। तो इन तरह की जो चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा हमको विचार करना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? और यदि हम उन मूल तत्वों के ऊपर नहीं जाएँगे, तो इस तरह की जो घटनाएँ हैं, बहुत सारी घटनाएँ होती होंगी जो कि रिपोर्टेड नहीं होती हैं। लोग बहुत लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, चुप रह जाते हैं, उसकी भी संभावना है। कुछ घटनाएँ उजागर होती हैं, कुछ घटनाओं के पीछे कुछ लोग ज़्यादा प्रभावशाली रूप से बोलने लगते हैं, तो वो नेशनल और स्टेट लेवल पर दिखाई पड़ने लगती हैं। जैसे आज ही हम देख रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले एक घटना हाथरस में हुई, फिर पता चला बलरामपुर में उसी तरह की एक घटना हुई। इसी तरह से कहीं और घटना हुई, आजमगढ़ में हुई, कहाँ-कहाँ नहीं हो रहा है। तो अब ये आजमगढ़ और बलरामपुर की घटना इसलिए समझ में सामने आई क्योंकि हाथरस की घटना सामने थी। और हमें मालूम है इसके पहले भी एक पिछले वर्ष अक्टूबर का ही शायद महीना था, सितंबर-अक्टूबर का महीना रहा होगा। हमारे ही हाथरस के पास का ही जिला कासगंज में भी ऐसी एक घटना हुई थी। और वो भी उस समय यदि आप देखेंगे तो काफ़ी नेशनल लेवल पर उसकी चर्चा हुई। वहाँ पर भी एक दलित लड़की ही का मामला था जिसके साथ में दुर्व्यवहार वो किया गया था। अब हम ये तो हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो शरीर है, ये एक बायोलॉजिकल मशीन है। एक इसको मशीन कहेंगे, ये बायोलॉजिकल मशीन है। और उसमें एक पुरुष है और एक स्त्री है। दोनों एक तो नहीं है और दोनों अलग भी नहीं है। कुछ भिन्नता है, लेकिन उन भिन्नताओं के होते हुए भी एक है हम लोग। हम अपने विचारों से, हम अपने स्वरूप से, हर तरफ से हम लोग एक हैं। लेकिन फिर भी एक नहीं है क्योंकि हम एक अलग-अलग लिंग के लोग हैं। एक स्त्री लिंग है, एक पुल्लिंग है। और जो शरीर की संरचना है, वो भी एक ही जैसी है। थोड़ा-सा अंतर है, उस अंतर को भी समझ लेते हैं। जो अंतर है, वो केवल इस बात का अंतर है कि शरीर की संरचना में स्त्री पुरुष से थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं कि सारी स्त्रियां कमजोर होती हैं और सारे पुरुष ही बहुत ज़्यादा पहलवान होते हैं। बहुत सारी स्त्रियां भी बहुत प्रबल होंगी, बहुत सारे पुरुष भी बहुत कमजोर होते हैं। तो इसकी दोनों की संभावनाएं हो गई। लेकिन एक तुलनात्मक रूप से स्त्री का जो शारीरिक संरचना है, थोड़ा पुरुष के अपेक्षा कमजोर है। ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को हमको मान करके चलना होगा।
लेकिन बौद्धिक स्तर पर क्या हमें कोई अंतर ये हो गया? भौतिक स्तर पर जो हम फिजिकल जो हम बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसमें हमने बात कहा। उसमें एक चीज और भी देखा गया है कि जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे पुरुषों के अपेक्षा और स्त्रियों में थोड़ा सा उसमें भी अंतर आता है। उस नर्वस सिस्टम की वजह से जो हमारे कुछ कुछ क्षेत्रों में जो सोचने की शक्ति है वो अलग अलग है, थोड़ा सा अलग अलग है। लेकिन जैसे मान लीजिए पूरी शक्ति 100 है तो 5% अलग है, 95% एक जैसा है। इसलिए बौद्धिक स्तर पर स्त्रियां वो सारे काम कर लेती हैं जो एक पुरुष करता है। वो पढ़ना लिखना भी वैसे ही करती है जैसे हम लोग करते हैं, बुद्धि हम लोग की जैसी होती है। और चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जिस क्षेत्र में स्त्रियां बिल्कुल पुरुष के बराबर है, वहां कोई अंतर नहीं है। और जो अध्यात्म का क्षेत्र है, क्योंकि आदमी का जो जीवन है 3 स्तर का है, तो हमको तीनों स्तर को लेकर के चलना होगा। तो भौतिक स्तर में हमने देखा कि वो फिजिकली थोड़ा सा कमजोर पड़ती है पुरुष से। बौद्धिक स्तर में भी कुछ क्षेत्रों में उसकी एक अलग तरह की सोच है और कुछ क्षेत्रों में उसकी हम लोग के साथ समानता है, पुरुषों के साथ में उसकी समानता है उसके बौद्धिक स्तर में। तीसरा जो अध्यात्म का स्तर है, अध्यात्म के स्तर पर कोई अंतर नहीं है, किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। वो आत्मा, आत्मिक स्तर पर, अध्यात्म मतलब आत्मा के स्तर पर वो जो पुरुष है वही स्त्री है। जब हम मन की गहराइयों में जाके बातें करेंगे, मन की गहराइयों में जो भी जाएगा उसका एक ही तरह का विकास होगा। तो आध्यात्म के क्षेत्र में कोई भी किसी भी तरह का भेद नहीं है। अब ये तीनों बातें हो गई, तो जो बौद्धिक स्तर पे जो हमने कहा कि थोड़ा सा जो स्त्री और पुरुष के विचारों में जो भेद है वो थोड़ा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो जो भेद है वो ये है कि स्त्रियां जब सोचेंगी तो उनके सोचने का जो तौर तरीका ज्यादातर, ऐसा नहीं सभी स्त्रियां होंगी ऐसी, ऐसा नहीं है, ज्यादातर वो अपने परिवार के इर्द गिर्द ही बातें ज्यादा करती है। मतलब मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, उसके अंतर्गत उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा। चाहे मेरा घर, मेरे घर की वस्तुएं, मेरे घर की जो चीजें हैं, उसके ऊपर उसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है। ये भगवान के द्वारा प्रदत्त उसको एक वृत्ति है, एक प्रवृत्ति है उसकी। मनुष्य भी ऐसा नहीं कि वो परिवार के बारे में नहीं सोचते, घर के बारे में नहीं सोचते, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा भी मनुष्य समाज के बारे में भी थोड़ा ज्यादा प्रमुखता से सोचता है, दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा प्रमुखता से सोचता है। थोड़ा सा ये यहाँ पर एक अंतर है। और यही कारण था कि धीरे धीरे जैसे सभ्यता का विकास होता गया तो स्त्रियों ने अपना एक स्थान बनाया परिवार में, समाज में, कि जो घर परिवार का जो जितनी भी व्यवस्था है वो स्त्रियां बहुत अच्छी तरह से कर लेती हैं। तो उस तरह के जो काम है उन्होंने अपने हाथ में ले लिए, और जो घर के बाहर के जितने भी काम थे वो पुरुषों ने ले लिए, क्योंकि घर के बाहर के काम को स्त्रियां उतना अपने जीवन में महत्व नहीं देती जितना कि वो अपने परिवार के और एक छोटे से जो उनका दायरा है उसमें वो करती हैं। और यही एक ऐसी चीज है जो कि पुरुष और स्त्री को एक दूसरे का पूरक बनाती है। वी सप्लीमेंट ईच अदर। यदि ऐसा नहीं होता तो परिवार कैसे चलता, बच्चों को कैसे पाला जाता? ये दोनों बाहर की बातें करेंगे तो बच्चों को कौन पालेगा, बच्चों को कौन दूध पिलाएगा, बच्चों के लिए कौन सोचेगा?
यही कारण है कि स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसी से परिवार चलता है और इन परिवारों से ही समाज चलता है। तो इन बातों को हम अभी इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं कि हमको जब हम नारी सम्मान की बात जब करते हैं, नारी के साथ अत्याचार की जब हम बातें करेंगे, तो हम उसका एक बैकग्राउंड जो समझ लें। फिर हम इतिहास में हम देखते हैं कि इतिहास में कभी ऐसा समय था जब स्त्रियों को काफी सम्मान दिया गया। शास्त्रास्त्र में भी स्त्रियां सामने आकर के बैठती थी और पुरुषों के बराबर बैठती थी और बहुत सारे दर्शन विषयों के ऊपर उनकी अपनी राय होती थी। बहुत सारे उसके उदाहरण मिलते हैं कि ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे समाज में हुई हैं। पुराने इतिहासों में इनकी बहुत जिक्र की जाती है, चाहे वो गार्गी हो रही हो या जो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी जिसके साथ में भगवान शंकराचार्य का जो डिबेट हुआ था वहां पर रहा हो, चाहे कहीं और इस तरह की बहुत सारी बातें कहीं कहीं इतिहास में दिखाई पड़ती हैं। और बहुत सारी चीजें हो सकता है इतिहास में ना लिखी गई हो, उसके भी कुछ कारण है। तो एक समय एक ऐसी व्यवस्था थी जब परिवार के अंदर माँ का प्रमुख स्थान होता था। परिवार की पहचान माँ से होती थी और माँ ही उस गोष्ठी की या उस परिवार की नेता होती थी, पुरुष नहीं होते थे। एक ऐसी वो व्यवस्था थी। थोड़ी थोड़ी वो व्यवस्थाएं अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है, उस रूप में नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत चल रही है। जैसे कि बंगाल की व्यवस्था हम जब देखते हैं, बंगाल का समाज देखते हैं, केरल का जब हम समाज देखते हैं, मेघालय में कुछ लोगों के जो कुछ ट्राइब्स हैं उनके यहाँ देखते हैं, तिब्बत में भी कुछ ऐसे पहले विषय थे, ऐसे देखा गया कि वहां पर महिलाएं प्रमुख रूप से परिवार के नेता के रूप में दिखाई पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, किन्हीं कारणों से ये जो परिवार का जो नेतृत्व है वो पुरुषों के ऊपर आ गया और पुरुष प्रधान परिवार होने लग गए। और ये पुरुष प्रधान परिवार होने के बाद में ही स्त्रियों का शोषण शुरू होता है। सवाल वहां तक नहीं पुरुष प्रधान परिवार हो गया, उसके बाद से जो समाज में बहुत सारे विकास हुए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे पुराणों की रचना हुई, तो कहीं न कहीं उनको देखा गया कि जो समाज में स्त्रियों का जो स्थान होना चाहिए वो स्थान नहीं दिया गया। धर्म में जो स्त्री का स्थान होना चाहिए स्त्री को स्थान नहीं दिया गया। परिवार की संपत्ति पर जब स्त्री का अधिकार होना चाहिए समाज ने नहीं दिया। ये केवल हिंदू समाज में नहीं हुआ, विश्व के सारे समाज, इसके बहुत सारे उदाहरण ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, यूरोप हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे जापान हो, कहीं भी सब जगह के लिए करीब करीब यह है कि उन्होंने स्त्रियों को वो अधिकार दिए ही नहीं। ये अभी मुश्किल से 100-150 वर्षों में देखा गया, जब से ये ह्यूमन राइट्स और इस तरह की जो व्यवस्थाएं आई, खासकर यूरोप से निकल करके, तो हम स्त्रियों का थोड़ा सा वो बोला गया नहीं, सब लोग बराबर है और थोड़े थोड़े अधिकार बराबर के देते गए। अब हम अपने भारतीय समाज की बात करते हैं। भारतीय समाज में हम देखते हैं कि आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले तक स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। वो जिस परिवार में पैदा होती है वहां से शादी होकर के दूसरे परिवार में जाएगी, तो अपने माँ बाप के पास भी संपत्ति का उसको अधिकार नहीं है, और लड़के को सारा संपत्ति मिल जाएगा। और जिस परिवार में गई वहां उसका पति ही उसके संपत्ति का मालिक है, स्त्री उसकी संपत्ति की मालिक नहीं है। किसी कारणवश उसका पति यदि नहीं रहता है, जीवित नहीं रहता है, तो उसका जो मालिक है उसका पति का लड़का होगा। पति का लड़का नहीं है तो उसका भाई होगा या कुछ और होगा, इस तरह के, लेकिन कोई ना कोई पुरुष रहेगा।
और उस स्त्री को उस परिवार के दो मुखिया है, फिर उसकी बात चलेगी, तो उसको सेकेंड क्लास सिटीजन बना करके उस परिवार में रखा जाएगा। यहाँ तक कि पुरानी ऐसी व्यवस्थाएं रही हमारे समाज में कि स्त्रियों को हम काशी, हरिद्वार, कहाँ कहाँ ऐसे भेज देते थे कि जाओ तुम लोग, वहीं विधवा हो गई, जाओ वहां पर अपना जीवन बिताओ, वहां जाके मंदिर में घंटी बजाओ, मंदिर में जाकर के अपने काम धर्म कर्म करते रहो, चाहे उसकी अवस्था 25 वर्ष रही हो, 35 वर्ष रही हो, 45 वर्ष रही हो। इन सारी अवस्थाओं में हमने क्या किया, ये हमारे समाज में हो रहा था। फिर एक समय ऐसा भी था, यदि पति मर जाए, पति के साथ में पत्नी को भी मर जाना है, उसको भी चिता में जल जाना है, ये भी व्यवस्था हमने देखी, हमारे ही समाज में था वो। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, राजा राम मोहन राय ने इसका, उसको श्रेय जाता है कि उन्होंने इस प्रथा को अंग्रेजों से बोल करके बंद करवाया, उसके लिए कानून बनवाया। हमारे समाज में ये भी बोला गया कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलने के लिए स्त्रियों को जन्म लेकर के पुरुष के रूप में आना होगा, और पुरुष को ही मोक्ष मिल सकता है, स्त्रियों को मोक्ष का भी अधिकार नहीं है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि ये जो चीजें हमारी मानसिकता को दर्शा रही है ना, हम एक जो हमारा शरीर का, हमारे जो समाज का एक बराबर का जो हिस्सा होना चाहिए था, हम उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे थे, कैसा हमारा व्यवहार था एज ए समाज। शायद हम पुरुष होकर के इसकी जो पीड़ा है उसको नहीं समझ पाए, लेकिन ये कोई स्त्री इस बात को समझेगी कि जो मानसिक रूप से उसको जैसे पैदा होती है, उसके अंदर ऐसा डाल दिया जाता है कि तू लड़की है, तेरा तुझको यही करना है, तुमको ये नहीं करना, तुमको वो करना, वो नहीं करना। इस तरह से उसको एक एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड पे मोल्ड कर दिया जाता है। ऐसी स्त्रियों को हम बात कर रहे हैं, उनको सम्मान कैसे दिया जाए, क्योंकि जब हम अपने घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं करते, हम अपने दूसरे परिवार के स्त्रियों की इज्जत हम कैसे करेंगे। ये जो व्यभिचार, दुराचार जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि अपने घर में नहीं होता, हो सकता है अपने घर में भी कोई कर रहा हो, घर की बात कहीं छिप जाती हो, ऐसी बहुत सारी जगह देखा गया है, क्योंकि हमने स्त्रियों को दूसरे दर्जे का परिवार का सदस्य बना के रख दिया। और जब हम खुद अपने परिवार में ऐसा करते हैं, तो ऐसा ही सारे लोग करते हैं, तो स्त्री चाहे अपने घर में हो या दूसरे घर में हो या सड़क पर हो या कुछ हो, उसके प्रति जो पुरुष की जो मानसिकता है, वो मानसिकता अच्छी कैसे हो सकती है, क्योंकि पुरुषों को तो अलग तरह से सिखाया जाता है, अलग तरह से पढ़ाया जा रहा है, उनकी व्यवस्थाएं अलग तरह से बताई जा रही हैं। तो पुरुषों के अंदर पुरुष होने का अहंकार बहुत प्रबल हो जाता है, और ये अहंकार का ही कारण है कि हम स्त्री को दुर्बल मान करके, दुर्बल उसको बना करके, फिर उसके साथ में शोषण हम करते हैं, और उसको शोषण करना एक अपना अधिकार के रूप में ले लेते हैं। तो जैसा हम अभी बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी समस्या है, इसको धीरे धीरे ये जो आधुनिक समाज है, इसको ठीक करने का प्रयास कर रहा है। ये जो आधुनिक समाज है, ऐसा नहीं कि जो पुराने जमाने में जो बातें कही गई, अब जैसे पुराने समय में रामायण की एक चौपाई है जो कि बोलते हैं ना, शूद्र गंवार पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस तरह की जब भी बातें होती हैं, पता नहीं उनकी क्या मनोभावना थी इसको लिखने के लिए, हो सकता है कुछ शुभ भावना रही होगी उनके अंदर, लेकिन जो समाज में इसको जिस तरह से लिया गया, वो तो ठीक से नहीं लिया गया। हम तुलसीदास जी को कुछ नहीं कहते, वो महापुरुष थे, लेकिन
इस तरह की जो बातें लिखी गई, उसको जो समाज ने जिस तरह से व्यवहार में लिया, तो नारी का सम्मान तो कम हुआ ही हुआ है। खैर, तो मैं बातें कर रहा था कि हमारा समाज ऐतिहासिक रूप से कैसे चला है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम प्रौध के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो प्रौध में स्त्रियों का क्या स्थान है, ये हमारा आज का विषय है। और हमने ये बैकग्राउंड में इतनी बातें की। जो हमने पहले एक जो विवेचना की कि स्त्री और पुरुष में क्या समानता है और कहाँ पर समानता थोड़ी नहीं है, और जो समानता नहीं है, चाहे वो बौद्धिक स्तर पे हो या भौतिक स्तर पर हो, उसके शरीर के बनावट के ऊपर हो, ये प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाए हुआ एक अनूठी ऐसी रचना है जिससे हम एक दूसरे के लिए पूरक बन जाएं। ये प्रौध भी ऐसा ही कहता है। प्रौध के विचार से पुरुष और स्त्री दो आंखें हैं। दो आंखें मतलब एक पुरुष है, एक स्त्री है। एक दूसरे के बिना जीवन संभव नहीं है, उनका अस्तित्व का संभव नहीं है। तो जैसे परम पुरुष की दो आंखें स्त्री और पुरुष हैं, तो हमें नारी का समाज में वही स्थान देना होगा। हमें इन बातों को हटाना पड़ेगा कि नारी को मोक्ष नहीं मिल सकता, नारी निर्बला है, नारी ये है, नारी वह है। और उसको सबल बनाने का एक ही तरीका है, शिक्षा का प्रचार प्रसार। जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होता, तो जो आदमी शिक्षित नहीं है, जो महिला शिक्षित नहीं है, उसको अपने अधिकारों के बारे में सचेत कैसे रहेगी? नहीं रह पाएगी। ऐसा नहीं कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, हम वो बात नहीं कह रहे। संभावनाएं तो कहीं पर भी, दरिंदगी तो कहीं पर भी कभी भी समाज में संभव है किसी के भी द्वारा। लेकिन जब समाज में लोग पढ़ लिख जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो वो अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों दोनों के लिए जागरूक हो जाते हैं। और जब दोनों के लिए जागरूक होंगे, अपने अधिकारों के लिए भी, अपने कर्तव्यों के लिए भी, वही बात स्त्रियों के लिए भी होगी। वो अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए दोनों जागरूक हो गए, तब शोषण की संभावना कम हो जाती है। वहां शोषण नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपने लिए जागरूक हैं, सब जानते हैं। तो ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है। और प्रौध इस बात को कहता है कि बिना शिक्षा के प्रचार प्रसार किए हुए, लोगों को जागरूक किए हुए, हम समाज में एक स्वस्थ समाज नहीं बना पाएंगे। इसीलिए प्रौध में कहा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें फ्री होनी चाहिए, सभी के लिए फ्री होनी चाहिए। ये प्रौध की व्यवस्था में ऐसा हमने कहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस दोनों के लिए मनुष्य को सोचने के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, नहीं। जब तक आदमी अच्छे से अच्छा पढ़ सकता है, अपना अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य लाभ के लिए उसको सारी सुविधाएं फ्री में मिलनी चाहिए, सबको एक बराबर भी मिलनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि किसी को शिक्षा के बहुत सुंदर अवसर उपलब्ध है, किसी के पास में शिक्षा का कोई अवसर ही उपलब्ध नहीं है। लेकिन समाज, ये प्रौध की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, आज के समाज में ऐसी वो संभावना दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारे प्रौध का सिद्धांत है, जो सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है, उसके अंदर हमने ये हम कहते हैं कि जब भी प्रौध की व्यवस्था आएगी, तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों सेवाओं को सभी के लिए, एक तरह की सेवाएं सबके लिए सुलभ करवाना हमारी एक जिम्मेदारी होगी। और ये हमारे संविधान का लिखित भाग होगा।
एक आदमी का राइट होगा, ऐसा नहीं कि हमने कुछ बोल रहे हैं। इट शुड बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में और भी अधिकार होंगे आदमियों के, लेकिन ये दोनों अधिकार भी होंगे। यदि आदमी को इन अधिकारों से वंचित किया जाए तो वो आदमी क्लेम करेगा कोर्ट में जाकर के कि मुझे ये अधिकार नहीं दिए गए। दूसरा, प्रौद्योगिकी की व्यवस्था में लड़के और लड़की दोनों को समान अधिकार, संपत्ति पर समान अधिकार होगा परिवार के अंदर। एक बार लड़की और लड़के को दोनों को एक समान अधिकार की व्यवस्था हो जाएगी तो लड़की के अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने भाई विजा विज ब्रदर, अपने भाई को लेकर के कि उसके पास में तो भाई वो उसके पास में तो ये घर भी रह जाएगा, माँ बाप की संपत्ति के पर उसका स्वामित्व होगा। तो स्त्रियों के लिए वो व्यवस्था दी गई कि वो जब तक वो जिंदा है अपने माँ बाप की संपत्ति का पूरा भोग करेगी, ऐसी हमारे प्रौद्योगिकी में व्यवस्था दी गई। इससे क्या होता है, स्त्री भले ही शादी होकर के एक दूसरे परिवार में चली गई हो, उसका मनोबल ऊंचा होगा। अभी क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि स्त्री की शादी किसी और के साथ में हो गई, और हमारे यहाँ एक और थोड़ी प्रथा अच्छी नहीं है, हम उसका जिक्र कर देते हैं। खास करके हमारे हिंदू समाज में पता नहीं, लोग तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी की जो व्यवस्था है उसमें उसको अच्छा नहीं माना जाता है। वो ये है कि हम कहते हैं हमने स्त्री का कन्यादान कर दिया। मतलब स्त्री जो हमारे घर की लड़की है, हमने एक परिवार दूसरे परिवार को उस किसी व्यक्ति के लिए नाम पर उसको दान दे दिया। हम उसको बोलते हैं कन्यादान, और हम कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया है, पुण्य का काम हो गया कन्यादान देना। अरे भाई, वो कोई गाय भैंस बकरी है क्या? आपने दान दे दिया, आपकी लड़की है। ये हमारी मानसिकता बहुत खराब है। यदि हम कहें कि हमने लड़की को दान दे दिया और फिर हम कहते हैं कि उसके बाद से हम उस लड़की के बारे में हम सोचेंगे नहीं, लड़की से हमारा संपर्क नहीं है। अब लड़की के ऊपर यदि कोई अत्याचार भी कर रहा है तो वो घर वाला, उस घर वाला जाने। अब ये देखिए उस स्त्री के अंदर क्या मानसिकता होगी, जिसके कि पिता ने कहा कि हम इसको दान स्वरूप तुमको दे देते हैं, या वो आदमी अच्छा नहीं निकला तो वो वहां से वापस नहीं आ सकती, क्योंकि दान की चीज वापस नहीं दी जाती। हम अपना जो राइट है, जो माँ बाप अपना जो अधिकार था हमारी अपनी लड़की के ऊपर, तो यदि हमको पता चलता कि जिस घर में हमारी लड़की गई है उस घर के में अत्याचार उसके साथ में हो रहा है, वो बहुत सुखी नहीं है, तो हम उसको बुला सकते थे। लेकिन हम तो दान दे दिए तो हम बुलाएंगे कैसे? ये हमारी एक समाज की बड़ी विडंबना है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत चीज है, जिसको कि प्रभुत्व उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। हम बात कर रहे हैं नारी सम्मान की, इसलिए इन बातों पर हम चर्चा करनी आवश्यक है। क्योंकि यदि किसी कारणवश वहां चाहे जिस घर में गई उसका पति की मृत्यु हो जाए, वहां पर फिर उनके लोगों का व्यवहार उसके प्रति उचित ना हो, तो उसके पास में एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि वो वापस अपने एक परिवार में आ जाए। उसको पता रहे कि इस घर में भी हमारा अपना अधिकार है, मैं यहाँ वापस आ सकती हूँ और मुझे उसी सम्मान के साथ में रखा जाएगा जिस सम्मान के साथ में मैं अपने माँ बाप के साथ में पढ़ी लिखी। उस समय उस स्त्री की जो मानसिकता है एक अलग होगी। वो फिर वो लाचार नहीं रहेगी, फिर वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहेगी। तो वो एक हमारे समाज का जो बहुत बड़ा दोष है। ऐसा हम नहीं करें कि दोष हमारे समाज में, ये हर समाज में है। हमने देखा है मुसलमानों में तो और भी, क्या बताएं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे कि केवल मुंह से 2 बार 3 बार तलाक कर दिया तो उस लड़की से उसको छुट्टा हो गया, फिर ये कर दिया वो कर दिया। मतलब हर समाज में स्त्रियों का जो सम्मान इस कदर से मतलब उसको रखा गया, जो कि बहुत निंदनीय है। एक आधुनिक समाज में, एक प्रोग्रेसिव समाज में, जहां पर हम स्त्री पुरुष को एक बराबर का सम्मान एक साथ का लेकर चलना चाहिए था, नहीं कर पाए हैं।
ये सारे धर्मों में किसी न किसी रूप में है। आप सोचेंगे कि ईसाई धर्म में बहुत अच्छा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको मालूम है ईसाई जैसे हिंदुओं में, मुसलमानों में तो है ही नहीं, कोई भी धार्मिक कार्य वहां पर केवल पुरुष ही करते हैं, वहां स्त्रियां होती नहीं धार्मिक काम कर। जैसे मुल्ला जी होते हैं तो मुल्लानी नहीं होती वहां पर कोई। जैसे हमारे यहाँ ये कोई पंडित है और एक पंडिताइन है, लेकिन पंडिताइन को भी कोई अधिकार नहीं है, केवल उनकी पत्नी, इसलिए उसको पंडिताइन हम बोलेंगे। पंडित के पास में ही सारे पूजा कर्म ये सब करवाने का अधिकार होता है। इसी तरह से ईसाई धर्म में भी यही है। वहां पर भी जो नन्स है वो प्रिस्ट नहीं बन सकती, वो पादरी नहीं बन सकती कभी भी जीवन में। नन्स का स्तर मतलब वो सेवा काम में कर सकती है, स्कूल चला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन कोई धार्मिक अनुष्ठान उसको करना हो तो पादरी करेगा। जो चर्च का मालिक पादरी रहेगा। औरत, वो जो नन है, वो चर्च की मालिक नहीं बनती। मेरे कहने का मतलब ये था, हम हिंदू धर्म की इसलिए ज्यादा बातें कर रहे हैं क्योंकि हम उस धर्म से हम जुड़े हुए हैं। दूसरे धर्मों के बारे में बहुत ज्यादा अंदर की बात नहीं मालूम है, लेकिन जो भी मालूम है तो वहां पर भी कोई बहुत अच्छा हमको दिखाई नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत 19-20 कहीं अच्छा होगा, कहीं वैसा होगा, एक वो अलग बात हो गई, वो एक अलग व्यवस्था हो गई। तो ये हमको चाहिए कि नारी को सम्मान देना है तो नारी को शिक्षा देना होगा, नारी को संपत्ति पर अधिकार देना होगा। नारी के संबंध में कही गई जो मनगढ़ंत बातें हैं कि नारी के को कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता है, वो कभी कुछ कितनी भी साधना कर ले, कुछ कर ले, उसका कोई उद्धार नहीं होगा। उद्धार होने के लिए उसको पुरुष के जोनी में फिर आना पड़ेगा, फिर उसका उद्धार होगा। इस तरह की जो हम लोग के यहाँ बातें हैं, ये किसी न किसी तरह से स्त्री को बहुत कमजोर करती है और उससे समाज का बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ से पुरुष क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है पैतृक व्यवस्था है, जहाँ पुरुष प्रधान परिवार चलते हैं, पुरुष प्रधान ही समाज चल रहा हो। और मेरे ख्याल से इन इन दो चीजों की व्यवस्थाएं जो दी गई वो इसलिए दी गई कि किसी भी तरह से पुरुष का आधिपत्य अपने परिवार और समाज के ऊपर इतना ज्यादा जकड़ के रखे कि कोई दूसरा उसको चुनौती ना दे सके। इसलिए कहीं धर्म शास्त्रों का में लिख दिया गया, कहीं पर किसी और तरह की व्यवस्था दे दी गई, और उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। नियम कानून बनाना एक अलग विषय है। नियम कानून बना करके सारे काम नहीं किए जाते। अब हमने देखा निर्भया का जो दिल्ली वाला कांड हुआ था, पूरा नेशनल मीडिया उसके पीछे पड़ा रहा, पूरे लोग उसके केस के पीछे लगे रहे। 8 वर्ष लग गए तब भी उसको न्याय दिलाने के लिए पूरा नेशनल मीडिया उस बात को लेकर के चर्चा करता रहा। हमेशा चर्चा हो रही थी निर्भया की, कितने आंदोलन हुए उसके लिए। नेशनल कैपिटल की बात थी, सारी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हो गई, फिर भी क्या हुआ? 8 साल लग गए। किसी अन्य और साधारण कोई लड़की हो तो क्या होगा? न्याय मिल सकता है? नहीं मिलेगा, चाहे आप न्याय की प्रक्रिया में कितने भी करें। क्योंकि यहाँ एक चीज और भी आती है, शायद निर्भया के केस में न्याय मिल गया, उसका एक कारण रहा हो, लड़की सवर्ण थी और जो बलात्कारी लोग थे वो सब छोटे परिवार के थे। छोटे परिवार के पास में इतना पैसा नहीं था कि अपने आप को अच्छी तरह से डिफेंड कर पाए। लेकिन जहां पर लड़की छोटे तबके की है और जो बलात्कारी है वो ऊंचे तबके के हैं, फिर उनके पास में समाज में पैसा भी है, रुतबा भी है, सब कुछ है, वो तो और भी केस को उलझा उलझा करके न जाने कितने समय तक चलाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा यूपी में ही मिस्टर सेंगर जो बीजेपी का एमएलए था,
कितना नेशनल मीडिया में उसका उसके ऊपर बातें हुई, ये हुआ, लड़की को तो कोई बचा नहीं पाया। और क्योंकि वो सबल था, हालांकि जाति वाइज वो लड़की सबल निर्बल नहीं थी, वो भी हाफ फॉरवर्ड कास्ट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो रुतबा से पैसे से ज्यादा सबल था, उसने सारे केस को दबा दिया। और मुझे नहीं लगता कि 10 साल, आने वाले 10 साल में भी सेंगर के अगेंस्ट में कोई जजमेंट आ पाएगा। ये हमारी समाज की व्यवस्था हो गई। तो हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को बदलना होगा, नारी को बराबर का सम्मान देना होगा, और जो इस तरह की प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हम बोलेंगे, कुप्रथाएं हैं, उन कुप्रथाओं को हमको समाज से हटाना होगा। और जितने भी शास्त्रों में स्त्रियों के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उसको किसी तरह से ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, और नारी को एक नए सिरे से उसको सिर उठाने का मौका देना पड़ेगा। तब हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। इन्हीं के साथ में मैं अपनी बात को यही रखता हूँ। यदि किन्हीं भाइयों का कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न पर, अभी 2 मिनट बाकी है मेरे पास में, तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। किन्हीं भाइयों को प्रश्न है तो अपने दादाजी म्यूट, नमस्कार। हाँ नमस्कार, अनम्यूट करके बात करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ दादाजी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें हाँ। कि जैसे जो घटना होती है हमारे समाज में, हम्म। उसमें उन मतलब बहुत सारी चीजें समाज में कही जाती हैं एक समझाने के उद्देश्य से या समाज को अच्छा करने के उद्देश्य से, हम्म। लेकिन वो आने वाले समय में जो उसके स्वार्थी तत्व होते हैं, हम्म। वो स्वार्थी तत्व समाज में ऐसा विघटन पैदा करते हैं हम्म। कि वो समाज को गुमराह करते हैं। नहीं, तो ऐसी जो चीजें हैं, उन चीजों को हमको एज ए प्रबुद्ध समाज के रूप में उनको या तो सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए, हाँ या दादाजी, मैं यही हाँ, मैं, हाँ बोलिए। हाँ। मैं यही कहना चाह रहा था कि उसमें जो ये स्वार्थी तत्व है ना दादाजी, इन्हीं की वजह से हम्म। समाज में जो शास्त्र हैं या समाज में जो अच्छी चीजें हैं हम्म। वो अच्छे से नहीं पहुंच पाती हैं, और लोगों को उनका कल्याण की बजाय हम्म। अकल्याण होता है। तो क्या होता है कि जैसे किसी विशेष समय में किसी ने कोई बात कही या कुछ हुआ, जब उसका गलत मैसेज जाता है तो उसके विरोध में जो सकारात्मक लोग हैं वो हम्म। उतना ही आंदोलन नहीं करते। सबसे बड़ी कमी ये है दादाजी। नहीं, तो हम इसके लिए क्या कमी होना चाहिए? कमी वो नहीं है। कमी ये है कि हमने इन चीजों को धर्मों से जोड़ रखा है। देखिए, सामाजिक नियम अलग होते हैं, धार्मिक नियम अलग होंगे, और राजनीतिक नियम अलग होंगे। यदि हम कोई कोड बनाए, कोई आचार संहिता बनाए और उसको धर्म का नाम दे दें, तो क्या होता है कि फिर वो उसको एक, मतलब उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। यही हमारे हिंदू समाज में हम्म। हुआ। हमारे हिंदू समाज में जो हमारा हिंदू कोड बिल है, उसके पहले वो जो